पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में ही किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई है। एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद को भी यह यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। बिल्कुल, तिरोहित का मतलब क्या होता है? तिरोहित हो जाता है मतलब कि एक तरीके से उनका जो बचपन है, वो उनसे छिन जाता है। कैसे? कि जब हमें ये कहा जाता है कि है ना तुम बच्चे हो ये काम मत करो, तो हमें ऐसा लगता है काश हम बड़े होते। लेकिन बड़े होने का मतलब केवल उम्र में बड़ा होना नहीं होता है। बड़े होने का मतलब जो लिटरल मीनिंग अगर हम लें, तो अगर कोई उम्र से छोटा है, मान लो कोई 10 साल का बच्चा है और उससे छोटा कोई अगर 8 या 7 साल का बच्चा है, तो 10 साल के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक मैच्योर बिहेवियर करे, एक आदर्श व्यवहार करे, जिसको उसका छोटा भाई या जो बहन है वो देख सके और उसका अनुसरण कर सके। और इस अपेक्षाओं को वो बड़ा बच्चा भी समझ जाता है और वो उसी के अनुकूल व्यवहार करने की कोशिश भी करता है। परंतु यह कोशिश करते करते वो यह भूल जाता है कि उसका स्वयं का भी एक बचपन है और बचपन का अर्थ ही होता है किलकारियां, शैतानियां। और क्योंकि उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करे, तो वह उन शैतानियों को या उन किलकारियों को या उस नटखटपन को जीने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे अपने छोटे भाई या बहन के लिए। हुँ। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी-कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे हम्म, पायेदार बने। इसमें जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब लेखक ने किया। लेकिन ये एक इसका प्रयोग किया गया है व्यंग का। व्यंग का कि तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा ऐसा कहा जाता था, मतलब पहले के जमाने में कि कोई बच्चा अगर बार बार फेल हो रहा है किसी क्लास में, तो ऐसा बोला जाता था कि उस भवन की जो बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारा कहने का अर्थ है कंपैरिजन है। कहने का अर्थ है कि है ना वो किसी एक ही काम को करते करते, स्पेशली शिक्षा में, वो एक ही काम को 1 साल के काम को 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो लेखक ने अपने जो बड़े भाई साहब हैं उनके लिए इन बातों को प्रस्तुत किया है। और ये भी एक तरीके से एक व्यंग सा डाला है कि उनकी बुनियाद पुख्ता होनी जरूरी थी, कि हाँ जी है ना, वो 1 साल का जो शिक्षा का काम है वो 2 साल में कर रहे हैं या 3 साल में कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी उन्होंने उसकी एक उनकी एक उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के हिसाब से उन्होंने इस लाइन का यूज किया कि आलीशान महल बन सके, भवन की बुनियाद मजबूत डालना चाहते थे। यानी कि अगर शुरू के कॉन्सेप्ट जो हैं वो मजबूत होंगे, बचपन की जो पढ़ाई है वो अगर अच्छी होगी, तो उसके बाद के कॉन्सेप्ट्स में आपको आसानी लगने लग जाती है, उसके बाद की पढ़ाई समझ में आने लग जाती है। कहते हैं ना कि जो प्राइमरी कक्षाओं तक की जो कक्षाएं होती हैं, नर्सरी से लेकर 5वीं तक,
तो ये जो प्राइमरी क्लास होती है, अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर ली, तो आपको आगे की कक्षाओं में आसानी होने लगती है। और यही उनके बड़े भाई साहब का माइंडसेट था। और शायद यही माइंडसेट उनके बड़े भाई साहब का था, ऐसा लेखक का कहना है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। हम्म, वो जो लेखक थे वो छोटे थे, और इनके भाई साहब बड़े थे। वो 9 साल के थे, वो 14 साल के थे, और उनकी देख रेख और उनका ध्यान रखने का पूरा, निगरानी का पूरा जन्म सदधिकार उन्हीं के पास था। और लेखक से यह तंबीह उम्मीद का की मतलब जाती। क्या होता है? एक मिनट। हाँ, एक तरीके से तंबीह का मतलब है कि एक जैसे एक वो होता है ना, जिसे मैं इसका वर्डिंग, मैं आपको इसका अर्थ समझा सकती हूँ कि एक तरीके से कहते हैं ना संस्कारों का, और जो कहते हैं ना अध्ययन का, संस्कारों का, हर चीज का बीजारोपण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ओके, तो एक तरीके से उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी, जिसमें उनकी काउंसलिंग करना, जैसे हर बच्चे की जाती है ना। किसी भी बच्चे से चर्चा करना, काउंसलिंग करना, या उसको है ना संस्कारों के बारे में समझाना, या उसके जो जीवन है उसमें है ना डेली बेसिस पर, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसको छोटी छोटी चीजों का महत्व समझाना। इस ये जो वर्ड है वो इसी चीज को दर्शाता है। और उनकी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार उनको था, और लेखक से यह उम्मीद की जाती थी कि उनका हर हुक्म को वो कानून समझें और उसका अनुसरण करें। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब की हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह यह इबारत देखी: स्पेशल अमीना, भाई बहनों, भाइयों भाइयों भाइयों, भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत, राधे राधेश्याम। श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैं मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मम्मी यार एक बार इसमें मुहावरे बता देना। जैसे इसमें है ना पहला मुहावरा जो था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। कहने का मतलब है, जब कोई मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव मजबूत बनाई जाती है, और उसकी नींव जितना ऊंचा मकान बनता है उसकी नींव उतनी गहरी ही रखी जाती है। तो पायदार, पायदार का पाया मतलब का, पाए का मतलब क्या होता है कि पैर, है ना। जैसे कॉट होती है, खाट होती है, उसके पैर होते हैं, उसे पाए कहा जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर बुनियाद पुख्ता नहीं हो, यानी कि अगर इनिशियल चीज जो है, स्टार्टिंग की चीज, अगर उसका स्ट्रॉन्ग रिवीजन नहीं किया जाए, तो मकान कैसे पायदार बनेगा, तो जिंदगी कैसे है ना पुख्ता बनेगी। जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ोगे अगर आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो इसका अर्थ यह है। अब स्वभाव से वे बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते। कई बार एक ही नाम को या वाक्य को 10-20 बार लिखते, फिर ऐसी शब्द रचना रखते जिसका कोई अर्थ नहीं था, ना कोई सामंजस्य था। तो इसका मतलब क्या मीनिंग था? मतलब जैसे क्या ये उनका बचपना, मतलब ये भी दिखाते हैं कि वो 14 साल के थे तो थे तो बच्चे ही, तो वो भी वैसे ही अनूठी, मतलब। बच्चे तो थे, प्लस जब वो पढ़ते थे
तो उनका दिमाग शायद बहुत डाइवर्ट होता होगा। और इसकी वजह से ये एक जनरल टेंडेंसी होती है हर बच्चे की कि जब वो पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाता है, तो जो पढ़ रहा होता है उसे छोड़कर वो कुछ अजीब-सी ड्राइंग बनाने लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो वो अपने अध्ययन से उसके अध्ययन से उसका दिमाग भटक जाता है, या फिर वो जो अध्ययन कर रहा होता है वो उसे समझ नहीं आता है। वैसे भी जो पढ़ाई है या जो अध्ययन है, वो दिमाग में समझ आने से पहले उसकी कल्पना होना बहुत ज़रूरी है। तो जब जब मनुष्य उसकी कल्पना नहीं कर पाता, और तो उसकी कल्पना जो है वो किसी दूसरे क्षेत्र में भागने लग जाती है। तो यह यहाँ वही हो रहा था कि उनकी जो कल्पना थी वो अध्ययन की बजाय दूसरी चीजों को ढूंढ रही थी। जैसे बिल्ली, कुत्ता, किसी का नाम, अजीब सा नाम, अजीब से शब्द। दरअसल क्या होता है कि हम अपनी डेली रूटीन में भी कोई कॉमेडी वर्ड भी सुन लेते हैं ना, तो दिमाग बार बार वहीं पे जाता रहता है और हम हंसते रहते हैं। ऐसा भी है ना, कई बार होता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। इसके लिए दरअसल भाई भाई ये सब, फिर एक आदमी का चेहरा बनाना, आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है, सारी इंफॉर्मेशन चल रही होती है, और उसी पर आपका दिमाग बार बार अध्ययन के समय इसलिए जाता है क्योंकि आपके दिमाग को आपको डिसिप्लिन करके, अनुशासित करके एक जगह रखना होता है। और जब आप उसको अनुशासित नहीं रख पाते, तो ऐसा ही होता है जो इनके भाई साहब के साथ हुआ। पर क्योंकि वो नवीं में थे और लेखक बेचारे पांचवी में थे, तो उनकी रचनाओं को समझना और उसके बारे में उनसे पूछना उनके लिए मुश्किल था। और फिर ये छोटा मुंह बड़ी बात, ये भी एक मुहावरा है। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि कहने का मतलब है कि छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब ये है कि छोटा मुंह मतलब कद, मतलब कि पोस्ट में छोटा होना, किसी से आपका पद आपका छोटा है, लेकिन आप उससे है ना, आप उसको टोकना चाह रहे हो या आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हो, तो वो एक तरीके से कहा जाता है छोटा मुंह बड़ी बात, की आपकी हैसियत नहीं है बोलने की, लेकिन आप बोलने की कोशिश कर रहे हो या बोलना चाह रहे हो, तो तब कहते हैं हम छोटा मुंह बड़ी बात। जैसे कि अगर कोई मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को टोक दें, तो वो छोटा मुंह बड़ी बात कहलाएगी किसी भरी सभा में। ये उदाहरण था एक खाली। या फिर कक्षा में बच्चों का अपने अध्यापक को है ना उल्टे सीधे प्रश्न पूछना, वो भी एक तरीके से छोटा मुंह बड़ी बात का उदाहरण है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे-पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वही रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यही होता था, "कहाँ थे?" हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुँह से बात क्यों नहीं निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस जो तरह लेखक थे, लेखक का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। वो 1 घंटा भी है ना लेके बैठ नहीं पाते थे बुक को। फिर यहाँ पे भी वही बात आती है कि उनका दिमाग भी, या उनकी जो कल्पनाएँ थी वो भी तरह-तरह की उड़ानें भरती थीं। और उस उड़ान को पूरा करने के लिए वो 1 घंटा भी किताब लेके बैठ नहीं पाते थे और मौका पाते ही हॉस्टल से निकल के मैदान में आ जाते। कंकड़ियाँ उछालते, तितलियाँ बनाते कागज की, कोई साथी मिल जाता था तो मस्ती कर लेते थे, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाते थे, फाटक पर सवार, जो बाहर के जो गेट होते हैं, लोहे के दरवाजे, जो जैसे जो बंगलो टाइप होते हैं, उसमें जो बाहर के दरवाजे होते हैं, पहले के बच्चे क्या करते थे कि उसके ऊपर खड़े होके और उस पे झूलते थे और उस गेट को आगे पीछे झुलाते थे। तो जब उसपे झूलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि है ना हम गाड़ी पे सवार है, कि देखो हमारी गाड़ी चलेगी। तो ये जो बचपना था,
ये इस प्रकार अपने बचपन का आनंद उठाते थे। और लेकिन उसके बाद जैसे ही कमरे में आते थे तो भाई साहब का वापस से वही रुद्र रूप दिखता था। रुद्र रूप, रुद्र रूप है ना, एक रौद्र रूप, रुद्र रूप, यानी कि गुस्से वाला चेहरा देखकर प्राण सूख जाते थे। जब वो पूछते थे कहाँ थे, तो इसी ध्वनि में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता था और उनका आंसर क्या होता था? मौन। मौन का मतलब ये था, ये बताना कि हाँ जी हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है कि हम हम आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मौन जो है, ये एक तरीके से जब आपसे कोई गलती हो जाती है और कोई आपसे कुछ पूछता है और जब आप शांत हो जाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपको आपको अपनी गलती स्वीकार है। और जब लेखक शांत हो जाते थे, तो भाई साहब जो हैं वो रोष और स्नेह, इससे मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करते थे। मतलब थोड़ा व्यंग्य रूप में कहा है। थोड़ा गुस्सा भी होते थे, नहीं व्यंग रूप नहीं है, रियलिटी है, थोड़ा गुस्सा भी होते थे और थोड़ा प्यार से भी बोलते थे। क्योंकि जब बच्चा अपनी गलती मान रहा है तो जनरली बड़ा बच्चा या बड़ा जो होता है वो उसको प्यार भी करता है, लाड भी करता है और समझाता भी है, और थोड़ा सा गुस्सा भी करता है कि ऐसा नहीं करते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून और जलाना खून पड़ता है। चलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने खोखा घोंगा। घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मेरे पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ता रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? तो इसमें बहुत जब सारे मुहावरे हैं। हाँ, फिर से अब इसमें जो बड़े भाई साहब हैं वो इनको उलाहना देते हैं। उलाहना देना मतलब टोंट मारना, कि अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर ही पढ़ते रहोगे और एक शब्द समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि है ना, एरा गैरा नत्थु खैरा। एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी कोई भी चलता फिरता। कोई भी आम आदमी, ठीक है। एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी आम आदमी इसको पढ़ सके। ऐसा होता तो सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, लेकिन सब तो नहीं है। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, फिर से तब ये आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़ना मतलब बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। खून जलाना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो। घोंगा क्या होता है? जो सीप बन घोंगा जो होता है बेसिकली सीप बनाता है ना। तो वो स्लो भी बहुत चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। स्नेल। स्नेल वो बहुत स्लो चलता है। तो उसका जो कंपैरिजन है, वहां पर लेखक का कंपैरिजन घोंगे से किया गया है कि जैसा घोंगा बहुत ज्यादा स्लो है, वैसे ही तुम बहुत ज्यादा स्लो हो कि तुम मुझे देख के सबक नहीं लेते। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अपनी आंखों से देखते हो, मैं अपना खून जलाता हूँ, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, आंखें फोड़ता हूँ, इतना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, इतना ध्यान लगाता हूँ पढ़ाई में। तब भी तुम तब भी तुम उससे सबक नहीं लेते, सीखते नहीं हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर तुम नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर है। इतने मेले होते हैं, क्या मैं कभी मेले देखने गया हूँ? क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं वो भी कभी एंटरटेन नहीं करता, पढ़ता ही रहता हूँ। और तब भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ।
यानी वो एक ही क्लास में 2-2 या 3-3 साल फेल होते रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मैं 2-2 3-3 साल फेल होता हूँ, तो तुम तो मेहनत ही नहीं कर रहे, खेल-कूद में समय बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम इतने खेलते-कूदते रहोगे, तो इस खेल-कूद में समय गँवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगे हैं, तुम तो शायद एक ही क्लास में पूरी उम्र पड़े रहोगे। अगर तुम्हें ऐसे ही उम्र गंवानी है तो इससे अच्छा घर जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। दादा के गाड़ी कमाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, मतलब बड़ों के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई। एक्चुअली अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके जो नियम है वो थोड़े अपवाद स्वरूप हैं। नियम चलता है लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद आ जाते हैं। फिर अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, यानी कि उनका जो बोलने का तरीका होता है, वो थोड़े से भिन्न होते हैं। फिर तीसरी और सबसे बड़ी बात, हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी ज्यादातर बोलते हैं, अंग्रेजी कम बोलते हैं। जिस भाषा को हम ज्यादा बोलेंगे वो हमें ज्यादा समझ में आ जाती है। इसलिए यह शब्द यूज किया गया कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। फिर जो अंग्रेजी की जो ग्रामर है, यानी कि जो व्याकरण है, उसके कुछ जो नियम है वो थोड़े से अलग हैं, जिनको सीखने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती, लेकिन फिर नहीं आती। लेकिन जो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, उनको इन सारे ही कार्यों में बहुत दिक्कतें हो रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये सारी कठिनाइयां लेखक को भी झेलनी पड़े। वो नहीं चाहते थे कि जैसे वो 2-2 3-3 साल वो फेल हो रहे थे, वो डिप्रेशन या वो निराशा लेखक भी झेलें। इसलिए वो उनको बार-बार डाँटा करते थे। बस अभी तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक है। आगे का